नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार की सभी बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जेडीयू ने कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी समीर सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए समीर सिंह के नामांकन के दस्तावेज पर आपत्ति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि समीर सिंह के नॉमिनेशन की कागजात में कई त्रुटियां हैं। इसके बाद एमएलसी चुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी के लिए ऑब्जर्वर विधान परिषद पहुंचे और मामले की जांच में ऑब्जर्वर जुट गए हैं। अब खबर ये आ रही है कि समीर सिंह के नामांकन पर चुनाव आयोग शाम 7 बजे फैसला लेगी। तो बता दें कि समीर सिंह के नामांकन पर जेडीयू ने आपत्ति जताई थी। जेडीयू ने कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी समीर सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए समीर सिंह के नामांकन के दस्तावेज पर आपत्ति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि समीर सिंह के नॉमिनेशन की कागजात में कई त्रुटियां हैं। इसके बाद एमएलसी चुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी के लिए ऑब्जर्वर विधान परिषद पहुंचे और मामले की जांच में ऑब्जर्वर जुटे हुए हैं। बता दें कि अब ये खबर आ रही है कि समीर सिंह के नामांकन पर चुनाव आयोग शाम 7 बजे तक फैसला लेगा। त्रुटि है और त्रुटि पर हमने आपत्ति की है और आपत्तियों का निराकरण यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी हैं, सब मिलकर के कर रहे हैं और मैंने लिखित भी आपत्ति दी है। और मैं समझता हूँ कि 3 बजे के बाद जब हम लोग को बुलाया गया है तो हम लोग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस समय त्रुटियों का निराकरण भी होगा और उनके तरफ से क्या अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से जेडीयू ने समीर सिंह के नामांकन पर सवाल उठाए थे, उसके बाद चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे तक फैसला लेने की जानकारी दी है। देखिए, निश्चित तौर पर विधान परिषद के जो 9 सीटों के लिए नामांकन हुआ था, आज उसकी स्क्रूटनी चल रही थी। स्क्रूटनी के दौरान जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, और आपको पता होगा कि वो जेडीयू के विधायक भी हैं जी, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि समीर कुमार सिंह के नामांकन में कई कागजात अधूरे हैं। कई कागजात में जो इंफॉर्मेशन है वो चुनाव आयोग के नियम के खिलाफ है। उसके बाद उनके नॉमिनेशन की गहनता से जांच की गई, उनसे कई कागजात मंगवाए गए। समीर कुमार सिंह ने कई कागजात वहां ला के दे दी, लेकिन उसके बाद फिर वो पूरा मामला फंस गया है और 7 बजे शाम में पूरे मामले में रिटर्निंग अफसर जो है वो फैसला लेंगे कि क्या समीर कुमार सिंह का चुनाव नामांकन वैध होगा या उनका नामांकन अवैध होगा। तो फिलहाल पूरे कागजात सौंप दिए गए हैं। हमारी जो बातचीत हुई है राजद के जो वरिष्ठ नेता है भोला यादव थे, उन्होंने कहा है कि हमने अपने तरफ से भी डिफेंड किया है कि समीर कुमार सिंह का नामांकन हर प्रक्रिया के अनुरूप है, इनका नामांकन रद्द न हो। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो रिटर्निंग अफसर है उनको कहा है कि आप पूरे मामले में गहनता से जांच करें, उसके बाद इस पूरे मामले पर 7 बजे शाम में रिटर्निंग अफसर अपना आदेश पारित करेंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि समीर कुमार सिंह का जो नामांकन है वो वैध होगा या अवैध होगा। लेकिन अभी भी 2 से 3 घंटों का जो हलचल है राजनीतिक गलियारे में वो बना हुआ है। क्या कांग्रेस के समीर कुमार सिंह विधान परिषद जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये 7 बजे शाम। और बिल्कुल मरगूब जी, ये हलचल शाम 7 बजे तक ही शांत होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। पटना चुनाव आयोग के साथ सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी से संजय जायसवाल, मंगल पांडे, जेडीयू से ललन सिंह, आरसीपी सिंह, संजय झा, आरजेडी से भोला यादव, वृषण पटेल, जगदानंद सिंह शामिल हुए। चुनाव को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के साथ सर्वदलीय बैठक जारी है और इस बैठक में बीजेपी से संजय जायसवाल, मंगल पांडे, भोला यादव सहित तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। तो हमारे साथ मरगूब जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, ये सर्वदलीय बैठक जारी है, इन बैठक में किस तरीके के मुद्दों को उठाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी हाल के अगर आप देखेंगे कई लोकसभा विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया जी, तो पहला जो सर्वदलीय बैठक होता है उसमें बहुत बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आयोग के द्वारा बुलाए गए पहले बैठक में बहुत ही कद्दावर नेता, ललन सिंह जदयू के कद्दावर नेता है, आरसीपी के जदयू के कद्दावर नेता है, जगदानंद सिंह राजद के कद्दावर नेता है, संजय जायसवाल, मंगल पांडे सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। फिलहाल बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर सुझाव मांगे गए हैं। पहला कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव प्रचार कैसे करेगी पार्टी, उसको लेकर के पार्टी अपने ओर से सुझाव देगी चुनाव आयोग को।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के पूरी एक प्रक्रिया बनाया जाए जो कोरोना संक्रमण में लोगों को संक्रमण से बचाया जाए, राजनेताओं को संक्रमण से बचाया जाए। दो महत्वपूर्ण बिंदु पर ये चर्चा होगी। इसमें जो सुझाव आएंगे इन सुझावों को केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा और तब केंद्रीय चुनाव आयोग एक नया गाइडलाइन जारी करेगा। कोरोना संक्रमण किस तरीके से जो एक प्रचार होगा, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और आज की बैठक के बाद ही ये पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग का गाइडलाइन क्या होगा। लगभग 1 घंटे की बैठक चलेगी, उसके बाद निश्चित तौर पर जो प्रतिनिधि निकलेंगे तो वो अपने तरफ से कई वोटर आईडी, ईपी का चुनाव मतदान केंद्र को लेकर के भी उन लोगों ने भी बातचीत की है चुनाव आयोग से, अपने तरफ से कई बातें कही है कि कुछ पार्टियों ने यह भी कहा है कि कई मतदान केंद्र में बदलाव किया जाए, कई जगह वोटर लिस्ट में नाम ज्यादा है उन नामों को वहां से हटाया जाए जिससे संक्रमण कम हो और हर जगह पर कुछ कम वोटर को रखा जाए और सोशल डिस्टेंस के तहत चुनाव कराया जाए। बिल्कुल महबूब जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है और अब हमें इंतजार है गाइडलाइन का जो चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया महबूब जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें जीतन राम मांझी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में गठबंधन में बने रहने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जीतन राम मांझी को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। बता दें कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद मांझी ने भी प्रतिनिधि अधिकृत किया। फतुहा प्रखंड अध्यक्ष राजन राज अब मुद्दे पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी पर बात की जाएगी। ये जानकारी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। इसके उक्त वर्चुअल मीटिंग में एक चीज सामने आई कि 7 दिन के अंदर, जो 2 दिन गुजर चुका है, कि 7 दिन के अंदर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, ये आश्वासन मिला था। तो आज की बैठक में तमाम जो वस्तु स्थिति है उसको कार्यकर्ताओं के बीच में रखा गया। कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बातें सामने आई कि और अभी 5 दिन बचा हुआ है, हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कदर करते हुए, ये कार्यकर्ताओं की तरफ से ही कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ही अधिकृत होंगे कि महागठबंधन में रहना है या हमें महागठबंधन से बाहर जाना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि सीमांचल इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों से लगातार बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही कई नदियां भी उफान पर है जिससे बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जैसा कि पूर्वानुमान है, अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में वेदर एक्टिव रहेगी और स्पेल्स ऑफ रेन अक्रॉस द बिहार होते रहेगी, लेकिन कई जगहों पे हैवी रेन की भी संभावना बन रही है। कई जिलों में हैवी रेन हो सकती है और मेनली जो परसों और कल की बात करें तो थोड़ा सा जो सेंट्रल पार्ट है बिहार का, इसमें ज़्यादा रेन की संभावना बन रही है। सीमांचल क्या स्थिति रहेगा? थोड़ी सी फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन में भी क्रिएट हो सकती है, बट चांसेस अभी भी कम है। लेकिन जो बारिश है वो उस रीजन में भी हैवी रेन कहीं कहीं हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आलोक, मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग पिछले 2 दिनों से जो अलर्ट जारी किया था अगले 72 घंटे के लिए, वो मौसम विभाग का इस बार जो अनुमान लगाया गया वो सटीक बैठ रहा है। और सुबह से ही, कल देर रात से ही जिस तरह से बिहार में हर जिला में बारिश हो रही है, तो जो मौसम विभाग कहें कि अगले 2-3 दिनों तक जो अब बारिश होने की भयंकर संभावना है और कुछ जगहों पर वज्रपात भी होने की संभावना है। और अगले 2-3 दिनों में जो बताया गया है मौसम विभाग के अनुसार कि कुछ जिलों में भारी बारिश होगी और उन जो सीमांचल इलाका है वहाँ पर और ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण जो वहाँ के जो निचले इलाके के जो लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा गया और बेवजह और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल, तो कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आलोक।
बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों के डीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्य सचिव ने माना कि बिहार और नेपाल में हो रही बारिश से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। महानंदा और बागमती के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। खासकर सीमांचल जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएम को सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया गया है। फोरकास्ट तो है बहुत अधिक बारिश होने का। नेपाल में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की आशंकाएँ हैं। तो हम लोग आज सभी जिला पदाधिकारी जो उस एरिया है उनके साथ रिसीव किया है। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाल में बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा और महानंदा में भी पानी का लेवल बढ़ने की संभावना है। तो देखते हैं, इसलिए तैयारी की समीक्षा उन्होंने की। सर, नेपाल में कामकाज भी रोक दिया गया था, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा सर बिहार? नहीं, उससे कुछ वो सब फिर बाद में सब निकल। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात और बारिश को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वज्रपात की सूचना देने वाले इंद्रव्रज ऐप के बारे में जानकारी दी। सचिव ने बताया कि वज्रपात कहां होने वाला है इसकी सूचना पहले ही मिल जाती है। दावा है कि 20 से 25 मिनट पहले जानकारी मिल जाती है। सूचना वाले इलाके में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी होती है बिजली गिरने की संभावना। जिलों के डीएम और ऐप बनाने वाली कंपनी के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहे। सूचना मिलती है बिजली गिरने के बारे में, उसके लिए आपको 25 से 30 मिनट का समय मिलता है और एक रफ आइडिया इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में बिजली कहाँ गिर सकती है। तो उसको भी इस बार हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जिला प्रशासन, तमाम जो हमारे नीचे तक हैं, मुखिया भाई, सब लोग तक जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इसको लिंक कर रहे हैं ताकि मीडिया के माध्यम से लोगों को हम लोग जागरूक करें। बिहार के 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बीच विभाग ने जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट रोहतास, औरंगाबाद, गया, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार के लिए है। सहरसा में भी बारिश हो रही है। गया में कुल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आज सुबह से ही दूसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही है, लिहाजा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि इस बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। तो बता दें कि बिहार के 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें इन सभी जिलों में लगातार कहीं ज्यादा बारिश होने की संभावना है और जिले बांका, भागलपुर, कटिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि गया में कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन इससे किसानों ने काफी राहत की सांस ली है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मौत वाली मौसम। कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में वज्रपात से 24 जिलों के 99 लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य के आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय के मुताबिक 93 लोगों की जान गई है। सरकार के मंत्री ने राज्य वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग फिलहाल घरों में ही रहें और अगर बाहर निकलते हैं तो पेड़, बिजली की तार आदि से दूर रहें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार पूरे प्रकरण की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, अभी तक 93 लोगों की मौत हुई है और हम लोगों से अपील करते हैं कि जो स्थिति अभी बना है अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, खुले आसमान में रहने से बचे और सुरक्षित रहे। नवादा में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हुई और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुखिया संघ जिला अध्यक्ष
उदय यादव ने जिला के तमाम मुखियाओं से अपील करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने अपने पंचायत की जनता को अनावश्यक रूप से अगले 72 घंटों तक घर से बाहर नहीं निकलने की बात कही है। भारी बारिश होने की और भारी वज्रपात होने की संभावना है। इस संभावना को देखते हुए नवादा जिला के जिलाधिकारी श्रीमान यशपाल मीणा जी ने पूरे नवादा जिला वासियों से अनुरोध किया है, खासकर सभी मुखिया जी लोगों से उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी मुखिया जी लोग मुख्यालय में रहे और मुख्यालय में रहकर किसी लोगों को भी घर से अनावश्यक नहीं निकलने दें। जो किसान भाई हैं, जो जानवर चराने वाले भाई हैं, वो अपने अपने कार्य को जब तक मौसम साफ। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पटना में भारी बारिश के अलर्ट के बाद पटना में जल जमाव न हो, इसको लेकर कहा कि मैं पटना के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर जहां भी जल जमाव होगा उसे निकाल दिया जाएगा। नगर निगम और नगर विकास विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रही है। पिछले साल जैसे जल जमाव की स्थिति इस बार नहीं होगी। नगर निगम और नगर विकास विभाग के द्वारा नालों की सफाई, नालों के चौड़ीकरण, संप हाउस को दुरुस्त करने का काम और एक्स्ट्रा पंप लगाकर पूरी तरह से तैयारी के साथ जल निकासी का काम कर रहा है। लोग इस बार जल जमाव से परेशान नहीं होंगे। में पानी हुआ है और पानी निकाल करके हमने दिखाया है, तो हमारा तो टेस्ट हो गया। जनता को अब उस बात से आश्वस्त करते हैं कि हम जितनी ताकत होगी हम पानी निकालने में 24 घंटे में पानी निकलवा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका सीसीटीवी कैमरा से हम लोग बुको में उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ से पता चल जाएगा अगर कोई आदमी ड्यूटी पर थोड़ा देर के लिए भी एब्सेंट होगा। सारी व्यवस्था की गई है। स्पेस अलग से भी हम लोग पंप मंगा करके ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं गड्ढा बहुत है, वो पानी निकलने में दिक्कत है, उसको अलग से हम निकाल करके उस नाले में डालेंगे जहाँ से वो संप हाउस। कई जगह पर नाला अभी उराही खोद कर भी छोड़ दिया, जैसे नाला रोड बाकरगंज क्षेत्र में ऐसे ही नए निर्माण। नए निर्माण तो भाई लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। में आज हुई बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। पटना के कदम कुआं इलाके के कई क्षेत्रों में जल जमाव हुआ है। जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हो रही है और लोगों को सड़कों पर चलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इलाकों में कई जगहों पर नई नाली के निर्माण के कारण गड्ढे खोद कर रखे हुए हैं। अररिया में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण निचले जगहों पर पानी भरने लगा है। तेज बारिश होने के कारण भंगिया डायवर्जन के ऊपर से पानी बहने लगा है। डायवर्जन पर तेज बहाव के कारण गड्ढा बन गया है, जिस वजह से बड़ी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। छोटी वाहनों के आने जाने में भी काफी समस्या हो रहा है। 2017 के सैलाब में अररिया सिल्लीगुड़ी मुख्य मार्ग NH 327E पर भंगिया पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। तब से लेकर अब तक डायवर्जन होकर ही गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बरसात के पहले बारिश में ही डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 में आए सैलाब में पुल ध्वस्त हुआ था और वैकल्पिक रास्ते के तौर पर यहां डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन इस पर पुल अभी तक नहीं बन सका। हर साल बरसात के मौसम में पुल का काम शुरू हो जाने की बात अधिकारी कहते हैं, लेकिन पुल नहीं बनता है। अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कई प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। साथ ही किशनगंज और बंगाल से भी संपर्क टूट जाएगा। खगड़िया में पिछले 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थिति ये है कि बागमती नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है, जबकि कोसी का जलस्तर घट रहा है। लेकिन पानी के दबाव से गोगरी प्रखंड के बीरबास गांव में इन दिनों भीषण कटाव हो रहा है। बीरबास के पास बने BN तटबंध के निकट कटाव होने से ग्रामीण दहशत में है। अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं हुआ तो न केवल सैकड़ों आशियाने नदी के गर्भ में समा जाएंगे, बल्कि खेतिहर जमीन भी कोसी नदी में विलीन हो जाएगा। लोग बताते हैं कि अगर बाढ़ आई तो बीरबास समेत पेकांत, मेरा, देवढा और कोयला गांव के 50,000 आबादी इससे प्रभावित होंगे। हालांकि जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने खुद जमींदारी, बांध और तटबंधों का निरीक्षण किया और बाढ़ नियंत्रण विभाग को कटाव निरोधी कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया।
डीएम की माने तो बीरबास में जल्द कटाव निरोधी कार्य शुरू होगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्य जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क का होना था वो कुल जिले में 8 जगह पर होना था। सभी जगह कार्य पूर्ण करा लिया गया। कुछ नया जगह चिन्हित हुए हैं, जैसे बीरबास की हम बात करें तो वहाँ पर नया कटाव का क्षेत्र चिन्हित हुआ है जो पूर्व की योजनाओं में नहीं लिया गया था। वहाँ पर फिलहाल क्योंकि अभी नई योजना नहीं ली जा सकती तो हम लोग फिलहाल वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम करेंगे। वहाँ पर मिट्टी के बोरों में भरकर हम लोग वहाँ पर उसके प्रोटेक्शन का काम, एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बिहार में वज्रपात से हुई लोगों की मौत के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मिलन समारोह में बिहार के जाने माने कलाकार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन, विमल जैन, श्याम शर्मा समेत 30 कलाकारों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के विरोध में आज सीपीआईएमएल द्वारा पटना के जमाल रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस मौके पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने सरकार से डीजल और पेट्रोल के दाम 22 रुपए तक कम करने की मांग की। डीजल पेट्रोल की कीमत वापस लेना होगा। डीजल पे सरकार शर्म करो। कैमूर पुलिस ने जामताड़ा के 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 मोबाइल, 4 बाइक, 1 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। गिरोह के मास्टरमाइंड अपराधी मिनहाज अंसारी और अजमल अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोहनिया में सिंचाई विभाग के वरीय लिपिक रवीश कुमार पांडे के खातों से 11 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। पीड़ित रवीश कुमार पांडे ने बताया कि मुगल सराय में एटीएम से 10,000 रुपए का निकासी करने के दौरान एटीएम में पैसा फंस गया था। पैसों की निकासी नहीं हुई, लेकिन उनके अकाउंट से पैसा कट गया, जिसके बाद उन्होंने बाद में शिकायत के लिए गूगल पर कंप्लेन नंबर सर्च किया तो एक नंबर 7365091138 दिखा। इस नंबर पे संपर्क करने पे उन्होंने बताया कि इस नंबर पे संपर्क करने पर एनीडेस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर तुरंत पैसा वापस आने की बात कही गई। फिर अगले दिन पैसा तो वापस नहीं आया, लेकिन रात के 2:30 बजे कुल 54 बार में 11 लाख रुपए की निकासी हो गई। सरकारी दावों के बावजूद पटना में कुछ घंटों की बारिश में भयंकर जलजमाव की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीआईएल फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार के दावों और वादों के बाद भी जलजमाव की समस्या पटना के विकराल रूप ले रही है। इससे पहले अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने भी इस समस्या को लेकर 90 के दशक में जनहित याचिका दायर की थी। काफी दिनों तक कोर्ट ने जलजमाव समस्या की सुनवाई की और कई आदेश निर्देश जारी करने के बाद भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज भी पटना के हर क्षेत्र में जलजमाव की समस्या बनी रहती है। जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जलजमाव की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। पटना में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, हनुमान नगर समेत कई अन्य इलाके जलजमाव से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद देखिए हमर झारखंड सहयोगी करिश्मा के साथ।